लास्ट क्लास के अंदर हमने जो बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी स्टार्ट की थी, एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट किया था थर्ड पेपर। उसके अंदर हमने दो वीडियो डाली थी। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो जो डाली थी उस वीडियो के अंदर हमने उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू किया था। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस क्लियर होती है, उसके नीचे की तरफ एंडोथीसियम और उसके नीचे मिडिल लेयर और सबसे नीचे टेपिटम की लेयर पाई जाती है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टेपिटम के बारे में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हमने वहां पे बताया था कि टेपिटम को डिटेल से पूछा जाता है। तो उसको हम यहाँ पे आज डिटेल से पढ़ रहे हैं टेपिटम के बारे में। तो ये जो टेपिटम की लेयर होती है, इसका जो ओरिजिन है वो प्राइमरी पैराइटल सेल से होता है। प्राइमरी पैराइटल सेल, क्योंकि किताब के अंदर दो प्रकार के टेपिटम बता रखे हैं। एक पी टेपिटम बता रखा है और एक सी टेपिटम। दोनों का मीनिंग क्या है? पी टेपिटम का मतलब है यदि टेपिटम का ओरिजिन प्राइमरी पैराइटल सेल से हो रहा है। किससे ओरिजिन है? प्राइमरी पैराइटल सेल से, तब उसको क्या नाम दिया जाएगा? पी टेपिटम। और यदि टेपिटम का ओरिजिन कनेक्टिव टिश्यू से हो रहा है, किससे हो रहा है? कनेक्टिव टिश्यू या सेल से हो रहा है, तब उसको हम सी टेपिटम के नाम से जानेंगे। तो ये तो दो प्रकार के टेपिटम है। मोस्टली टेपिटम का जो ओरिजिन है वो प्राइमरी पैराइटल सेल से ही किया जाता है। तो किस सेल से डेवलपमेंट हो रहा है उसके बेसिस पर पी टेपिटम और सी टेपिटम नाम दिए जाते हैं। और जो टेपिटम होता है, इसका जो मेन फंक्शन है, मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का। और ये न्यूट्रिशन किसके लिए प्रोवाइड कराएगा? जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर होते हैं, उन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या जो विकसित हो रहे लघु बीजाणु हैं, उनके लिए पोषण प्रदान या न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य टेपिटम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हमें मेन देखना है टेपिटम के टाइप्स के बारे में। टेपिटम कितने प्रकार का होता है? वो जो अभी दो टाइप बताए थे वो तो ओरिजिन के बेसिस पर थे, लेकिन जो मेन टाइप होते हैं वो टेपिटम के दो टाइप हैं। उनमें से एक टाइप तो होता है अमीबॉइड टेपिटम, या इसको पेरिप्लाज्मोडियल टेपिटम के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट टेपिटम टाइप तो ये होगा। दूसरा होता है सीक्रेटरी टेपिटम, स्रावी जिसको बोलते हैं, या इसको ग्लैंडुलर टेपिटम के नाम से भी जानते हैं। या तो अमीबिय टेपिटम या पेरिप्लाज्मोडियल टेपिटम नाम दिया जाएगा, या स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम के नाम से जानते हैं। कोई सा भी टाइप का टेपिटम हो सकता है। अब इन दोनों के बारे में हमें डिस्कशन करना है कि दोनों के कार्य क्या होते हैं और कौन सा टेपिटम सबसे अधिक फायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए। ये चीजें हमें क्लियर करनी है। सबसे पहले हम टाइप लेकर के चल रहे हैं अमीबॉइड टेपिटम। फर्स्ट है अमीबॉइड टेपिटम। हम मान के चलें कि टेपिटम की लेयर के नीचे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स हैं, और उन प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से हम मान के चलते हैं कि ये माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो चुका है। ये क्या है? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर के ऊपर की तरफ जो लेयर पाई जा रही है उस लेयर को हम टेपिटम कह रहे हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो टेपिटम है वो अमीबिय प्रकार का है या पेरिप्लाज्मोडियल टाइप का है। तो ये जो अमीबिय टेपिटम होता है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का टेपिटम है। प्रिमिटिव टाइप सबसे आद्य प्रकार का या सबसे पुराने प्रकार का टेपिटम होता है। और इस टेपिटम की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स नष्ट होकर के या गलकर या नष्ट होकर के माइक्रोस्पोर के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे। या तो ये कोशिकाएं नष्ट होंगी या गलेंगी, जब जाके इससे माइक्रोस्पोर के लिए पोषण प्रदान होगा।
तो जब ये कोशिकाएं गल रही हैं या नष्ट हो रही हैं, तो इनके नष्ट होने के कारण जो पदार्थ निकला है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, या हम ये कहें कि इन कोशिकाओं के नष्ट होने से जो पदार्थ निकला है, वो पदार्थ एंथर के अंदर प्रवेश किया, और एंथर के अंदर प्रवेश करने के कारण इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, या हम ये कहें ये जो पदार्थ एंथर के अंदर प्रवेश किया है, ये ग्रुप बना करके एक साथ एकत्रित हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और उस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? पेरिप्लाज्मोडियम। क्योंकि हमने ऊपर दो नाम लिख रखे थे, पहला था अमीबिया। अमीबिया क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे प्रिमिटिव टाइप का या सबसे सरल प्रकार का टेपिटम होता है। इस टेपिटम की कोशिकाएं गल करके या नष्ट होकर के माइक्रोस्पोर के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगी। ये तो फर्स्ट मीनिंग हो गया अमीबॉइड क्यों कहा गया है। पेरिप्लाज्मोडियल क्यों कहा गया है? क्योंकि जब ये कोशिकाएं नष्ट हो रही होती हैं तो इनसे जो पदार्थ निकला हुआ है वो एंथर के अंदर प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद में वहां पर एकत्रित हो जाएगा और एक समूह बना लेगा, और उस समूह को हम क्या नाम दे रहे हैं? पेरिप्लाज्मोडियल नाम दे रहे हैं। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है टाइफा और एक है ट्रेडिस्केंसिया। तो टाइफा और ट्रेडिस्केंसिया जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर ये प्रिमिटिव टाइप का टेपिटम या अमीबॉइड प्रकार का जो टेपिटम होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। इसके बाद में दूसरा टाइप लेकर के चलते हैं, और दूसरा टाइप है सीक्रेटरी, या जिसको हम ग्लैंडुलर या ग्रंथिल नाम देते हैं। अब मान के चलें ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर के ऊपर जो टेपिटम की लेयर है वो स्रावी प्रकार की है या ग्रंथिल प्रकार की है। तो ये जो दूसरा टेपिटम का प्रकार होता है, ग्रंथिल या स्रावी जिसको हम नाम ले रहे हैं, ये सबसे विकसित प्रकार का टेपिटम होता है, डेवलप्ड प्रकार का होता है। और इस टेपिटम की कोशिकाएं ना तो गलती हैं और ना ही नष्ट होती हैं, बल्कि इन कोशिकाओं से जो खाद्य पदार्थ है वो स्रावित किया जाएगा या इनसे सीक्रेट किया जाएगा। अब जैसे इन कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ निकला और ये निकल करके इस माइक्रोस्पोर के चारों तरफ आकर के एकत्रित हो गया, तो खाद्य पदार्थों को ये स्रावित कर रही हैं, सीक्रेट कर रही हैं। इसकी वजह से इसको स्रावित टेपिटम के नाम से भी हम जानते हैं, या स्रावी टेपिटम भी इसको हम कहते हैं। अब इन टेपिटम की कोशिकाओं से जो पदार्थ निकला है, ये पदार्थ लिपिड प्रकृति का होता है, लिपिड नेचर का होता है। और ये जो लिपिड नेचर का जो पदार्थ है, इसको हम एक नाम दे रहे हैं प्रोविस बॉडी। तो टेपिटम की कोशिकाओं से जो पदार्थ निकला है उसको हमने प्रोविस बॉडी नाम दिया है, और इस प्रोविस बॉडी के ऊपर एक पदार्थ का और जमाव हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ पदार्थ होता है, और इस पदार्थ को हम नाम दे रहे हैं स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलिनिन। और इस पदार्थ के बारे में यह कहा जाता है कि ये पदार्थ ना तो किसी पीएच, ना किसी टेम्परेचर और ना किसी केमिकल से प्रभावित होता है, ना ही ये हाइड्रोलाइज होता है, ना जल अपघटित होता है। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो इसको गला सके। और इसका जमाव किसके ऊपर है? माइक्रोस्पोर के ऊपर है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सुरक्षित जीवाश्म या जो फॉसिल्स होते हैं वो किसके प्राप्त होते हैं? माइक्रोस्पोर के। क्यों? किसके ऊपर किसका पदार्थ का जमाव है? स्पोरोपोलिनिन का, जो ना तो किसी पीएच से इफेक्ट होता है, ना टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, ना किसी केमिकल का इफेक्ट होता है। मतलब ये गलता ही नहीं है। इसलिए जो भी जीवाश्म सुरक्षित प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा? हमें माइक्रोस्पोर का। अब जब इस प्रोविस बॉडी के ऊपर स्पोरोपोलिनिन का जमाव हो गया, तो इसके जमाव के कारण अब ये दोनों मिलकर के एक तीसरी संरचना का निर्माण करेंगे, और जिसे हम नाम देते हैं यूबिस बॉडी। क्या नाम दिया गया इसके लिए? यूबिस बॉडी। पहले जो पदार्थ था जो टेपिटम की सेल से निकला था वो तो प्रोविस बॉडी नाम था, उसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन नामक कार्बोहाइड्रेट का जमाव हुआ। इन दोनों के मिलने से यूबिस बॉडी का निर्माण हुआ, और ये जो यूबिस बॉडी संरचना है इसके कारण माइक्रोस्पोर की बाह्य परत, जिसको हम एग्जाइम कहते हैं, इसका निर्माण किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मली माइक्रोस्पोर के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं, एक एग्जाइम होता है और एक होता है एंटाइम।
तो माइक्रोस्पोर के एग जाइल का जो फॉर्मेशन है वो किससे किया जाता है? टेपिटम से ही किया जाता है। और टेपिटम भी कौन सा होता है? ग्रंथिल प्रकार का होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि जैसे अगर एनिमल के बारे में पूछा है कि एनिमल के अंदर हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है, तो हम उसके अंदर एनिमल का एग्जांपल देते हैं। लेकिन अगर प्लांट के केसेस में पूछ लिया जाए कि प्लांट के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल या प्लांट किंगडम, पूरे पादप जगत की बात की जाए तो प्लांट किंगडम के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल किसको कहा गया है? स्पोरोपोलिन को। और इसी स्पोरोपोलिन की वजह से सबसे सुरक्षित जो फॉसिल्स हैं वो हमें किसके प्राप्त होते हैं? माइक्रोस्पोर के प्राप्त होते हैं। और अधिकांश पादप के अंदर जो टेपिटम है वो यही प्रकार का पाया जाता है, श्रावी या ग्रंथिल प्रकार का। तो ये तो हो गया भाई ग्रंथिल, टेपिटम या ओवरऑल टेपिटम के बारे में, जिसके दोनों टाइप के बारे में बता दिया हमने। और इसके बाद में इसका मेन फंक्शन जो है टेपिटम का वो भी बता दिया हमने। तो एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का इसका फंक्शन होगा, और एक माइक्रोस्पोर की जो एग्जाइम है इसको बनाने का भी फंक्शन इसी का होता है। तो यहां तक तो हमारी माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट हो गया। फर्स्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। लघु बीजाणु की संरचना हो गई और उसके विकास के बारे में बता दिया। इसके बाद में अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है यहां से, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टॉपिक का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या इसको हिंदी में लघु बीजाणु जनन के नाम से भी जानते हैं। लघु बीजाणु जनन। जब हमने माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने बताया था कि शुरुआत में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह होता है। इस समूह की सबसे बाहर वाली लेयर को हमने एपिडर्मिस नाम दिया था, अंदर वाली सेल्स को हमने हाइपोडर्मिस नाम दिया था। हाइपोडर्मिस की सेल से हमने आर्किस्पोरियल सेल बनाई थी। इस आर्किस्पोरियल सेल के अंदर हमने एक पेरिक्लिनल डिवीजन कराया था, जिससे दो सेल्स बनाई थी। एक प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनाई थी और एक हमने प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स बनाई थी। इन सेल्स के डेवलपमेंट से हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बना ली थी। अब बच रही है हमारे पास में प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है वो हमें किससे स्टार्ट करनी है? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से स्टार्ट करनी है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स हैं, इन सेल्स का ओरिजिन किससे हुआ है? तो किससे ओरिजिन हुआ है? आर्किस्पोरियल सेल से इसका ओरिजिन हुआ है। इन प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स में क्योंकि हमने ऊपर कोई भी डिवीजन नहीं कराया है तो ये डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर उपस्थित हैं। सबसे पहले हमने इन सेल्स के अंदर माइटोसिस कराया, समसूत्री विभाजन कराया, जिससे हमने बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्राप्त की। माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन कराया है तो ये सेल्स भी कैसे होंगी? डिप्लॉयड होंगी। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर हमने मियोसिस करा दिया। कौन सा डिवीजन? अर्धसूत्री विभाजन। और इस मियोसिस के कारण हमने यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर का ओरिजिन किया, 4 माइक्रोस्पोर बना दिए। और ये चारों माइक्रोस्पोर क्योंकि मियोसिस कराया है तो किस कंडीशन के अंदर है? हैप्लॉयड कंडीशन के अंदर है। तो यहीं से हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन देनी है। जनरल वे में हम सीधे बता सकते हैं लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह सकते हैं। लेकिन यहां से हमें इसकी डेफिनेशन दिखानी है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि दुगुणित अवस्था में है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणुओं के निर्माण की जो क्रिया होगी उस क्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम देंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर बने हुए हैं ये टेट्राड में पाए जाते हैं, एक समूह में पाए जाते हैं और उस समूह को हम टेट्राड या चतुष्क नाम दे रहे हैं। तो अब हमें नेक्स्ट ये पढ़ना है कि जो टेट्राड बने हुए हैं वो किस प्रकार से टेट्राड बनते हैं और कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नॉर्मली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर जो टेट्राड हैं उनके बनने की जो क्रिया है वो 2 प्रकार की है, या हम ये कहें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो 2 मेथड से हम कंप्लीट करा रहे हैं।
सबसे पहले हम मान के चलें, जैसे ये हमारे पास में माइक्रोस्पोर मदर सेल है। एक तो इससे जो हम टेट्राड बनाएंगे, उसके बनाने की हम दो विधि बता रहे हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसको हमने साइमल्टेनियस नाम दिया है, और जो सेकंड टाइप है उसको हमने सक्सेसिव नाम दिया है, सक्सेसिव टाइप, या हिंदी में इसको उत्तर उत्तर नाम देते हैं, या फर्स्ट है साइमल्टेनियस, या हिंदी में इसको युगपत प्रकार भी कहते हैं। तो जो हम माइक्रोस्पोर बना रहे हैं वो माइक्रोस्पोर हम दो विधि से बनाएंगे, एक साइमल्टेनियस मेथड से बनाएंगे और एक बनाएंगे हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से। साइमल्टेनियस जो मेथड होता है ये मोस्टली डाइकोट प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, डाइकोट्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और जो सक्सेसिव टाइप है ये मोस्टली मोनोकोट के अंदर रहता है, एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर पाया जाएगा। सबसे पहले जो साइमल्टेनियस टाइप है इसको हम देखते हैं। हमारे पास में माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और ये किस कंडीशन के अंदर है? डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर है। और इस डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम डिवीजन कराएंगे मियोसिस, और इस मियोसिस के अंदर हम जो आगे की प्रोसेस है, क्योंकि मियोसिस हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम K1, K2, C1 और C2 ये नाम देते हैं, और ये जो विभाजन की क्रियाएं हैं इनको हम मियोसिस के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें इनको डिटेल से पढ़ना है, तो आज की क्लास में ये कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।